हेलो। हाँ भाई, तो इसमें अपना चैप्टर ख़त्म हो गया था, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो गया था। कौन कौन सी श्रेणी थी अपनी बताओ? लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट और फंड। कब कौन क्या क्या है ये श्रेणियाँ क्या होती हैं? जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर में पहुंच गया और अब हायर से लोअर में लौट रहा है, तो अगर किसी हायर स्टेट से हायर एनर्जी लेवल से पहले एनर्जी लेवल में आता है तो जो प्राप्त श्रेणी होगी उसे लाइमन श्रेणी कहेंगे। ठीक है। और लाइमन श्रेणी में हमें कौन सी तरंगें प्राप्त होती हैं? पराबैंगनी। ठीक है। और फॉर्मूला जो होता है वो बताई था, n1 का मान 1 कर दो। और n1 का मतलब क्या होता है? जहाँ पे लौटना है तो पहले में लौटना है। कहाँ से आओगे? दूसरे तीसरे चौथे कहीं से भी। ठीक है, फर्स्ट के ऊपर कोई भी। बामर श्रेणी क्या होती है? जब आप सेकंड वाले में लौटोगे। कहाँ से आओगे? तीसरे चौथे पाँचवें किसी से भी। कौन सी श्रेणी प्राप्त होगी? बामर श्रेणी। और इसमें तरंगें कौन सी मिलती है? हमें दृश्य तरंगें। ठीक है। उसके बाद अगले वाले में ऐसी कौन सी मिलेंगी? अवरक्त। ठीक है, उसमें तीसरे में लौटोगे, फिर चौथे में लौटोगे, फिर पाँचवें में लौटोगे। इस तरह से तीनों में लास्ट में अवरक्त था। ठीक है, ये हो गया अपना। तो इस पर कुछ सवाल कर ले रहे अपन पहले। लिखो। ये यदि हाइड्रोजन परमाणु में पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस में 22 गुणे 10 की घात -19, माइनस के 22 गुणे 10 की घात -19, -22 गुणे 10 की घात -19 जूल है। तो जब इलेक्ट्रॉन कक्षा संख्या 3 से कक्षा संख्या 3 से 2 में संक्रमित करता है, तो उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति की गणना करें। ठीक है, उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति की गणना करें। ओके, उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति की गणना करें। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन तो अपन ने लिख लिया। ठीक है, आओ इधर देखो। सवाल में अपन से क्या कह रहा? हाइड्रोजन परमाणु में पहली बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। बेटा एक फॉर्मूला लिखवाया था कल हमने, किसी भी बोहर कक्षा में। बोहर क्यों कह रहे? क्योंकि बोहर ने इसका नियम दिया था। तो बोहर कक्षा में जो परमाणु की ऊर्जा रहेगी, ठीक है, En, उसका फॉर्मूला बताया था एनर्जी का, माइनस में RH/n²। देखो कल ही बताया था हमने आपको, है कि नहीं? ये एनर्जी का एक फॉर्मूला है, समझ रहे हो ना? माइनस में RH/n², जहाँ पे R रेडवर्क नियतांक है, H क्या है हमारा? प्लांक नियतांक है, C क्या है? प्रकाश की चाल है, और N क्या है? हमारा कक्षा की संख्या है। ठीक है, अब वो स्टार्टिंग में देखो क्या कह रहा? पहली बोहर कक्षा का मतलब है N का मान कर दो 1, यानी पहली बोहर कक्षा। ठीक है, N का मान 1 कर दो तो क्या बनेगा? E1 बराबर माइनस में RH/c। बेटा नीचे तो 1 है, N का मान 1 करना ना,
तो वैल्यू आ गई माइनस में RHC। और जो E1 की वैल्यू निकालनी नहीं है उसने खुद दी हमें कि जो एनर्जी है वो कितनी है, माइनस के 22 गुणे 10 की घात माइनस 19, माइनस के 22 गुणे 10 की घात माइनस 19 और बराबर में लिखा माइनस का RHC। इसका मतलब माइनस से माइनस कट जाएगा और RHC की वैल्यू आ गई 22 गुणे 10 की घात माइनस 19। चलो ये बन गई समीकरण नंबर 1। अब क्या कह रहे हैं, कह रहे जब इलेक्ट्रॉन कक्षा संख्या 3 से कक्षा संख्या 2 में संक्रमण करे, मतलब कि हमें तीसरे वाले एनर्जी लेवल से E3 वाले लेवल से E2 वाले लेवल में आना है, तो कह रहे कितनी आवृत्ति का प्रकाश फैलाएगा। जो तो हम जानते हैं कि हायर एनर्जी लेवल से अगर लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो प्रकाश तो फैलाएगा। कह रहे कितनी आवृत्ति का प्रकाश फैलाएगा वो बताओ। तो पहले तो तुम्हें बताओ प्रकाश निकलता कितना है, दोनों ऊर्जाओं के अंतर के बराबर। समझ रहे हैं ना, यहाँ संक्रमण के दौरान, संक्रमण मतलब ट्रांजिशन, एमिशन ट्रांजिशन, संक्रमण के दौरान जो उत्सर्जित प्रकाश ऊर्जा होगी उसको कैसे लिखोगे, E2 माइनस E1 बराबर में h न्यू। प्रकाश ऊर्जा को h न्यू से लिखते हैं ना भाई, बात आ रही समझ में, ठीक है। अब आ जाओ E2 माइनस E1 पे, एनर्जी का फॉर्मूला बताओ फिर से। यहाँ पे E3 में कितना होगा, माइनस RHC, और अगर 2 है तो नीचे 2 का स्क्वायर कर दो। चलो माइनस, फिर E1 में भी बेटा फॉर्मूले में माइनस आता है, ये ध्यान रख लेना, समझ गए ना। तो E2 के फॉर्मूले में माइनस है, फिर बीच में तो माइनस है ही, और फिर फॉर्मूले में माइनस आएगा, माइनस का RHC बटे में 1 का स्क्वायर बराबर में h न्यू। ठीक है भाई। अब क्या करो, माइनस माइनस प्लस कर दो, ठीक है, और दोनों में RHC क्या ले लो कॉमन, ये लो RHC कॉमन हो गया तो माइनस 1/2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस, RHC बाहर गया तो 1 कर दो, बराबर में कितना है h और न्यू। ठीक है बेटा, इसी न्यू की ज़रूरत है हमें, न्यू ही तो है हमारी आवृत्ति, उसी की गणना करनी है। RHC की तो वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास, ये देखो काम में आ गई। RHC का मान कितना है, 22 गुणा 10 की घात माइनस 19, उसको यहाँ रख दो पूरा RHC की वैल्यू 22 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 4 एकम 4 प्लस के और 1 माइनस का 3/4, 4 एकम 4 प्लस 1 माइनस 3/4 बराबर में क्या लिखा है h न्यू। ठीक है, 4 से काट दो, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5.5 इंटू 3 करो 16.5 गुणा 10 की घात माइनस 19। ठीक है, बराबर में h न्यू है तो न्यू को वहीं रखो और h को भेजो नीचे, ये लो। तो 16.5 इंटू 10 की पावर माइनस 19, अब नीचे h का मान रखना पड़ेगा, तो 6.6 गुणा 10 की घात माइनस 34। ठीक है, एक पॉइंट से पॉइंट तो काट ही दो, तो 165/66 गुणा 10 की घात माइनस के 34 ऊपर ले आओ, प्लस 34 और माइनस के 19 कर दो तो प्लस 15 बचेंगे, ये लो, इतने हर्ट्ज आवृत्ति होगी। ठीक है भाई, आंसर कहाँ गया, हाँ ठीक है हो गया, नोट कर लो इसे।
हो गया नोट? नोट हो गया सबका? चलो आगे बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन लिखो। हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की, हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य, प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 6560 एंगस्ट्रॉम है, 6560 एंगस्ट्रॉम है, 6560 एंगस्ट्रॉम है। लिखा। इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, इस श्रेणी की तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। हो गया। तीसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। ठीक है भाई। तो देखो इसका क्या मतलब है। ये सब वही सवाल हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं, समझ रहे ना। तो हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी, पहले बामर श्रेणी को याद करो क्या होता था। ये हमारी n बराबर 1 है, ये हमारी n बराबर 2 है, फिर n बराबर 3 है, फिर n बराबर 4 है। ठीक है, इस तरह से n बराबर 5 भी ले लो। ठीक है। तो देखो बामर श्रेणी क्या होती है, जब कहीं से भी दूसरी वाली कक्षा में अपना परमाणु लौटे। तो ये देखो, या तो तीसरे से दूसरे में आओगे, या चौथे से दूसरे में आओगे, या फिर पांचवे से दूसरे में आओगे, है कि नहीं बेटा। ये जो ये दिख रही है ना तुम्हें, ये प्रथम रेखा, फर्स्ट लाइन, समझ रहे। ये है हमारी कौन सी, सेकंड लाइन, और ये हमारी कौन सी, थर्ड लाइन। समझ में आ रही बात। तो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी की प्रथम रेखा की तरंग दैर्घ्य 6560 एंगस्ट्रॉम है, पहली रेखा की। पहले तरंग दैर्घ्य का फॉर्मूला बताओ। 1/λ बराबर कैपिटल R 1 में n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। बोलो यही फॉर्मूला है। अगर प्रथम रेखा की बात करोगे, ठीक है, तो प्रथम रेखा ये वाली है, कहाँ से कहाँ जा रही है, फर्स्ट वाली, तीसरी से दूसरी में। समझ रहे ना। पहुँच कहाँ रही है बताओ, 2 में। तो क्या होगा, लैम्डा का मान तो दिया उसने, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कितनी दी, 6560 ना, 6560 एंगस्ट्रॉम। ये लो, कैपिटल R को ऐसे ही रहने दो। 1/n1, n1 मतलब जहाँ लौट रहा है। तो बामर श्रेणी है तो जाहिर सी बात है कि बामर में तो अपन दूसरी में लौटेंगे, तो n1 का मान तो 2 कर दो, 2 का स्क्वायर। n2 ये ज़रूरी है, पहली रेखा के लिए जो n2 का मान है वो 3 होगा, क्योंकि हम तीसरे वाले से दूसरे में आ रहे हैं। समझ, n2 मतलब जहाँ से आओ, कहाँ से आ रहे हैं, 3 से। ये बनी एक श्रेणी बन गई। इसको सोल्व करवाओ जरा, कितना बन रहा है, 1/6560 एंगस्ट्रॉम बराबर में कैपिटल R 2 का स्क्वायर 4, 1/4 माइनस में 1/9। ठीक है। तो 1/6560 एंगस्ट्रॉम बराबर ये 5/36 आ जाएगा तुम्हारा सॉल्व होने पे। एलसीएम लियो ना, 4 और 9 का एलसीएम 36 आ गया। 4 36 9 बार 9 एकम 9, 9 36 4 बार 4, 9 में 4 घटाओ 5/36। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो गई है। फिर अपन से क्या कह रहा है, तीसरी रेखा के लिए, ये है तीसरी रेखा। ठीक है, तो तीसरी रेखा के लिए ठंड में ना हाथ भी नहीं चल रहे मारकर ढंग से। तीसरी रेखा के लिए पहले तो लैम्डा हमें निकालना है, बराबर कैपिटल R पता नहीं है, छोड़ो अभी, वैसे वैल्यू पता है, रखनी रहे फिर ऐसे रहने दो। 1/n1, n1 की वैल्यू कितनी है, कहाँ लौटना तुम्हें, लौटना तो 2 ही में है क्योंकि बामर श्रेणी है।
कहाँ से आ रहा है वो इम्पोर्टेंट है। तीसरी रेखा है ना, तो ये है पहली, ये है दूसरी, ये है तीसरी। कहाँ से आ रहा है? 5 से। समझ गए? तो 1/λ बराबर में कैपिटल R 1/4 माइनस में 1/25। तो 1/λ बराबर में कैपिटल R, इसको सोल्व करोगे 21/100 आएगा। एक शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। 25 एकम 25, इसका यहाँ गुणा करो, 25 एकम 25 माइनस 4 एकम 4, 25 में 4 घटा लो 21, और नीचे दोनों का इंटू करके लिख दो 25 चौका 100। नहीं तो बिना सॉल्व करना, जैसे बताया था वैसे ही है। चलो, अपने को लैम्डा चाहिए ना, तो लैम्डा को यहाँ ले आओ, 100 को यहाँ, 21 नीचे। लैम्डा बराबर 100 ऊपर 21 नीचे, 100 ऊपर 21 नीचे, और संग में कैपिटल R भी नीचे। अब आ जाओ कैपिटल R पे। कैपिटल R की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, कितनी निकलेगी बोलो इसी समीकरण से। कैपिटल R बराबर कितना बनेगा? 6560 एंगस्ट्रॉम, 1/, ही रहेगा वो तो। 36 ऊपर 5 नीचे, बस। नहीं समझे? कैपिटल R का मान निकालिए यहाँ से, तो 1/6560 एंगस्ट्रॉम अपनी जगह रहने दो, 36 ऊपर कर दो, 5 नीचे कर दो, ये आ गया कैपिटल R का मान। कितना है? 1/6560 एंगस्ट्रॉम और 36/5। तो ये दोनों तो ऊपर भेज दो, 6560 एंगस्ट्रॉम इंटू 5 इंटू 100 बटे में 21 एकम 21 गुणे में 36। ठीक है, तो 100 पंजे 500। ठीक है, तो 6560 एंगस्ट्रॉम गुणे 500 बटे में 21 गुणा 36 कर लो, जो भी आए लिख लेना यहाँ पे और शेष में डिवाइड करना, 6560 में गुणा कर लेना, बस एंगस्ट्रॉम में ही आंसर दे देना। और समझ आ गई बात? 100 पंजे 500 है ही, इनका गुणा कर लो, और जो नीचे आए नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग करना, फिर जो वैल्यू बने उसका 6560 में कर लेना गुणा। एंगस्ट्रॉम को मत छेड़ना, जैसा है वैसे ही रहने दो, उसी में आंसर आ जाएगा। नोट कर लो। जल्दी नोट करो भाई। चलो, हो गया ना भाई? तो काम क्या था?
पहले वाले में प्रथम रेखा से अपन ने आर का मान निकाला, उसको दूसरे वाले में यूज़ कर लिया। यहाँ पे आर की ज़रूरत पड़ी थी ना, वो इधर से निकाल ली। रखने को वैल्यू भी रख सकते थे अपन आर की, लेकिन कौन इतनी कैलकुलेशन करे, सीधा आर का मान यहाँ से निकल रहा जो भी 36 ऊपर 5 नीचे, 36 ऊपर 5 नीचे और 1 जो था वो है ही, अपने आप लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और लिखो। लिखो हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम स्तर की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम स्तर की ऊर्जा, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम स्तर की ऊर्जा -13.6 EB इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्मॉल ई बनाना। निम्नतम स्तर की ऊर्जा -13.6 EB इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है ठीक है। अब जरा फर्स्ट पॉइंट लिखो, इसके बाद सवाल में ही फर्स्ट पॉइंट कह रहा है द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में किसी इलेक्ट्रॉन की, किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है? किसी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या है? फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट लिखो, यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है, यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से, द्वितीय उत्तेजित अवस्था से, द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है, प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है, तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें, तो तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। ठीक है, और थर्ड पॉइंट लिखो, परमाणु को आयनित करने के लिए, परमाणु को आयनित करने के लिए, आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करें, आयनित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना करें। चलो सुनो, देखो पहले तो याद करो वो सारे फॉर्मूले बताए थे ना हमने तुम्हें। आर का फॉर्मूला बताया था, वी का फॉर्मूला बताया था, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या, उसका वेग, उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी स्थितिज ऊर्जा, फिर दोनों का टोटल करके भी। ठीक है, वहाँ तुम देखोगे ना तो जो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला था वो था -13.6 अपॉन में n²। चेक करो, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था अपनी, समझ रहे ना। और जो टोटल ऊर्जा होती है, नेट एनर्जी, टोटल एनर्जी, नहीं सॉरी ये प्लस में था, गति ऊर्जा प्लस में थी और टोटल एनर्जी माइनस में थी, -13.6 अपॉन n²। ये टोटल ई है, सही है ना।
देखो भाई, गतिज ऊर्जा पलटो पेज। गतिज ऊर्जा में प्लस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और ईवी में है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और ये वाली टोटल एनर्जी जो है वो माइनस में आती है, माइनस की 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर। अब इन दोनों को देख के क्या कह सकते तुम, सेम ही तो है, फर्क का है प्लस और माइनस का। तो यहाँ से एक चीज़ अपन लोग लिख सकते हैं कि जो के का मान है, जो के है वो बराबर है माइनस ई के। चेक करो है कि नहीं, के का मान माइनस ई के बराबर है। चेक करके देख लो, ई का मान देखो ये इतनी पूरी वैल्यू है। अगर सोचो इस पूरी वैल्यू में हम माइनस का इनटू कर दें तो वो माइनस माइनस क्या बना लेगा, प्लस। और जैसे ही वैल्यू प्लस की हो जाएगी तो फिर ये बन जाएगा। नहीं समझे भैया, के और ई में फ़र्क केवल प्लस और माइनस का ही तो है, तो हमने के बराबर में लिख दिया माइनस ई। चेक करके देख लो, ई का मान रखो यहाँ पे ज़रा, ये पूरी नेगेटिव साइड है। जब नेगेटिव साइड यहाँ रखवाओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये नहीं बन जाएगा, फिर वही लिखा सामने देखो के। समझ रहे बात को। तो ये चीज़ मतलब लिख सकते हैं। अब हमसे कहा गया है कि जो अपना हाइड्रोजन परमाणु है उसकी निम्नतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है, निम्नतम स्तर की ऊर्जा, ऊर्जा मतलब टोटल एनर्जी, वो है माइनस की 13.6 ईवी। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हैं, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, पॉइंट क्या है, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में। ठीक है, पहले तो ये बताओ, यानी कि सेकंड एक्साइटेड स्टेट, बात समझना भाई, ये अपना ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से अपन पहली बार किसी उच्च स्तर में गए, समझ रहे ना। तो ये n बराबर 1 था, n बराबर जब 2 में गए अपन लोग, समझ रहे ना। तो n बराबर 2 में जाने पर ये होती है पहली उत्तेजित अवस्था। समझ रहे, अगर यहाँ से यहाँ गए और अगर यहाँ से ऊपर चले गए इधर, नहीं समझे, n बराबर 3 में, भाई पहले में तो हो ही यार तुम, जब पहले से दूसरे में जाओगे वो तुम्हारी पहली उत्तेजित अवस्था है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, जब फर्स्ट से सेकंड में जाओगे। और अगर फर्स्ट से थर्ड में चले गए दैट मीन्स द्वितीय उत्तेजित अवस्था। समझ आ रही बात, कन्फ्यूज मत होना। कहो कि कह रहे सेकंड उत्तेजित अवस्था और लिख रहे n बराबर 3, भैया चले पहले से हो ना, पहले से दूसरे में जाओगे वो पहला एक्साइटेशन है, पहले से तीसरे में जाओगे वो दूसरा एक्साइटेशन है। समझ रहे बात को। तो द्वितीय उत्तेजित अवस्था का मतलब है n बराबर 3। ठीक है, अब सुना, वहाँ जो k का मान होगा, बोलो गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता, माइनस के नहीं सॉरी प्लस के 13.6 बटे में एन स्क्वायर ई वी, यही होता ना, रख दो 13.6 बटे में n, तीसरी कक्षा में पहुंच गए ना तो 3 का स्क्वायर और ई वी, ये समझ लो। अगर हमसे कहता है तृतीय उत्तेजित अवस्था तो हम पहुँचे चौथी कक्षा में, पाँचवीं उत्तेजित अवस्था, पाँचवीं अपनी एक्साइटेड स्टेट में अपन पहुँचते, कौन सी में, छठवीं वाली में। समझ रहे ना, जितने नंबर की उत्तेजित अवस्था होगी उससे एक ज़्यादा बोलना। समझ रहे, तो काइनेटिक एनर्जी यानी गति ऊर्जा आ गई अपनी, बस सिंपल सी बात है। ठीक है, हालांकि ये चीज़ केवल ज्ञान के लिए बताई तुम्हें, काम यहीं से अपना पहला वाला जो आंसर है के बराबर 13.6 बटे एन स्क्वायर। दूसरी उत्तेजित अवस्था में अपन तीसरी कक्षा में है तो एन का मान 3 करो, 3 का स्क्वायर 9 कर दो और ई भी डिवाइड करो 1.51 ई वी। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरे वाले में क्या कह रहा, दूसरे में यदि इलेक्ट्रॉन द्वितीय उत्तेजित अवस्था से प्रथम उत्तेजित अवस्था में कूदता है तो स्पेक्ट्रम में रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात करें। ठीक है, कहाँ से कहाँ कूदना है, द्वितीय वाले से द्वितीय उत्तेजित से, द्वितीय उत्तेजित का मतलब समझ रहे, n बराबर 3 पे, समझ गए। तो E3 माइनस कहाँ कूदना है, ये E3 का मतलब समझ रहे, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कुल ऊर्जा, द्वितीय उत्तेजित अवस्था में कुल ऊर्जा, समझ गए। और उसमें से माइनस कर रहे हैं अपन, कौन सी वाली, कहाँ आना है बताओ, प्रथम उत्तेजित अवस्था में। प्रथम उत्तेजित का मतलब n बराबर 2 में यानी E2, यानी वो कह रहा है कि द्वितीय उत्तेजित से यानी n बराबर 3 से पहली उत्तेजित में यानी n बराबर 2 में आ जाओ यहाँ से यहाँ। तो जब इधर से इधर आओगे तो ऊष्मा तो प्रकीर्णित करोगे ही तुम,
कितनी कितनी अपन प्रकाश ऊर्जा फैलाते हैं, दोनों के अंतर के बराबर, E3 माइनस E2 बराबर में एच न्यू। समझ आ रहा है? तो E3 तीसरी कक्षा की एनर्जी बोलो, माइनस का 13.6 बटे में 3 का स्क्वायर रहेगा EV में, बीच में माइनस। E2 बोलो तो E2 को लिखोगे माइनस का 13.6 बटे में 2 का स्क्वायर EV में, बराबर में क्या लिखा है एच न्यू। तो भाई साहब एच की वैल्यू तो रख देंगे, वो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हमें पहले न्यू का फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ये जानते ही हो गया Hc/λ। अरे न्यू बराबर बताया था ना अलग से, C/λ फॉर्मूला एक। आवृत्ति बराबर जो होता है वो क्या होता, प्रकाश की चाल C/में लैम्डा तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अच्छा अपने को यहाँ से लैम्डा फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 13.6 ले लो कॉमन, और साथ में EV भी, माइनस माइनस प्लस की 13.6 EV कॉमन ले लो, 1/2 का स्क्वायर 4, ऊपर एक मान लो यहाँ पे, वो भी माइनस का, और 3 का स्क्वायर 9, बराबर में Hc/λ। समझ आ रही बात? 13.6 EV कॉमन ले लिया, माइनस के 1/3 का स्क्वायर 9 ये लिखे पीछे, और माइनस माइनस प्लस के जो 1/4 आएंगे ना 2 का स्क्वायर, उन्हें आगे लिख दिया। आगे पीछे करने से दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। 9 एकम 9, 4 एकम 4, 5/36, 13.6 EV, 9 एकम 9 माइनस में 4 एकम 4, तो 5/36 आ जाएगा। ये 36 कैसे आया, नीचे नीचे वालों को गुणा, भिन्न सॉल्व करते समय 9 एकम 9 कर लो, 4 एकम 4 कर लो, उन्हें घटा लो, 5 आ गए, और नीचे गुणा कर दो दोनों का। अच्छा लैम्डा चाहिए ना, तो लैम्डा बराबर कितना बनेगा बोलो, एच की वैल्यू बोलो 6.6 × 10⁻34, सी का मान बोलो 3 × 10⁸। ठीक है, 13.6 EV कहाँ जाएगा नीचे, 13.6 EV को खोलना पड़ेगा बेटा, 1.6 × 10⁻19। कई बार बता चुके हैं, जब EV को जूल बनाना पड़ जाए ज़रूरी, तो 1.6 × 10⁻19 से गुणा कर दिया करो। 13.6 EV नीचे पहुंच गए, ठीक है ना, और 36 ऊपर पहुंचेगा, और 5 आएंगे नीचे, इंटू में 36 ऊपर 5 नीचे। समझ आ रहा है? लैम्डा को यहाँ ले गए, एच का मान ये लिखा, सी का मान 3 × 10⁸ लिखा, 36 ऊपर पहुँच ही गए, और 13.6 EV नीचे ले आओ। EV को जूल कैसे बनाओगे, 1.6 × 10⁻19, 5 को नीचे ले आओ, लैम्डा को ले आओ इधर, सॉल्व कर लेना इसको, जो भी आया वो वैल्यू होगी अपनी तरंग दैर्घ्य। ठीक है, अभी एक पॉइंट और है इसमें, पहले इन्हें नोट कर लो ज़रा। नोट हो गया?
हो गया? हाँ भाई, ये चीज़ समझ में आ गई कि अगर द्वितीय उत्तेजित बोलेगा उसका मतलब क्या है। भाई ग्राउंड में तो तुम हो ही, पहली उत्तेजित का मतलब है तुम n=2 में पहुँच गए, दूसरी उत्तेजित का मतलब तुम n=3 में पहुँच गए। तो यहाँ बोल रहा था अपन से तीसरी उत्तेजित, तीसरी बोल रहा था दूसरी, हाँ दूसरी उत्तेजित, दूसरी उत्तेजित में n=3 में पहुँच गए, इसलिए यहाँ पे n का मान 3 करा अपन ने। इधर क्या कह रहा, दूसरी उत्तेजित से पहली उत्तेजित में आओ, यही बोला ना। हाँ, तो दूसरी उत्तेजित का मतलब n=3 से, पहली उत्तेजित का मतलब n=2 में। ये देखो E3 - E2, तीसरी दूसरी में, उनको माइनस करो, जितना अंतर होगा उतनी ही प्रकाश ऊर्जा निकलेगी जब 3 से 2 में आओगे। h न्यू कर दिया, बस न्यू का मान खोल दिया c/λ, और कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशन है फिर। ठीक है, इसके बाद तीसरे में क्या कह रहा है, आयनन ऊर्जा, इसको देखना, ये निकालने को आती है आयनन ऊर्जा। इसको हटा देना इधर से। देखो भाई, आयनन का मतलब क्या होता, हमने आपको बताया था, Jn=1 है, Jn=2 है, Jn=3 है। ऐसे ही आगे अगर उत्तेजित होते गए और एकदम आखिरी में पहुंच गए n=अनंत पे, नहीं समझे, सारे एनर्जी लेवल को पार कर दिया, तो बस फिर वो क्लास से बाहर है, वो मतलब परमाणु की कक्षा छोड़कर बाहर निकल गया हो। नहीं समझे। आयोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्षाओं को छोड़कर सीधे बाहर निकल जाए। अभी तो अंदर ही अंदर खेल रहा हो, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में, फिर उससे बड़े में, फिर उससे बड़े में। अगर इतनी एनर्जी मिल गई कि सीधे यहाँ से सीधे बाहर निकल जाओ, नहीं समझे बात को, तो उसके लिए तुम्हें सारे एनर्जी स्टेट पार करने पड़ेंगे। और कौन सी कक्षा में जाना पड़ेगा, अनंत वाली में। तो यहाँ पे जो एनर्जी है वही है E∞, और यहाँ पे है E1। तो तुम्हें यहाँ से यहाँ तक का सफ़र तय करना है। ये समझ आ रही है, ये वाली चीज़ समझ गए ना। जैसे मान लो इधर पे तुम्हारे पास एनर्जी जो भी है 5, 10 जितनी भी हो, यहाँ पे 100 है, तो तुम्हें 10 से लेके 100 तक जाना है। मतलब कितने की ज़रूरत है, 90 की। कैसे निकाला, इस वाले से इसको क्या कर दिया माइनस, तो जो आवश्यक ऊर्जा रहेगी, मतलब कि जैसे एनर्जी की नीड है हमें E1 से En तक जाने में, या आयनन ऊर्जा, आयनन का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी जो है, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सीधा बाहर भेजने के लिए हमेशा के लिए, वो है E∞ माइनस में E1। मतलब अनंत वाली कक्षा की एनर्जी में से इन्फिनिट नंबर की जो एनर्जी लेवल है उसमें से माइनस कर दो पहला एनर्जी लेवल। फॉर्मूला जानते ही हो, माइनस का 13.6 EV बटे में अनंत है ना, तो अनंत का स्क्वायर। ठीक है, सेम है यहाँ पे, माइनस का 13.6 बटे में 1 का स्क्वायर, ये भी EV में। तो बेटा किसी के बटे में अनंत तो 0 होगा, माइनस माइनस प्लस कर दो, 13.6 EV, ये वहाँ आंसर हो गया। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आयनन ऊर्जा है, मतलब बाहर निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। समझ गया ना, कहाँ से कहाँ जाने के लिए, n=1 से n=अनंत तक जाने के लिए। इसे ही कहेंगे आवश्यक ऊर्जा या आयनन ऊर्जा। समझ गया ना बात को, कैसे निकलाओगे, अनंत वाली ऊर्जा में से पहले वाली को माइनस कर दोगे। ठीक है, चलो नोट करो इसे। हो गया नोट, ठीक है भाई। तो आज इसके न्यूमेरिकल चले ही, अब मान लो जब तक हम न्यूमेरिकल लिखवाएंगे जब तक हो जाएगा समय। तो काम करना कि यूपी वाले जो न्यूमेरिकल हैं उनको, या जो हमने करवाया उनका रिवीजन कर लेना पहले तो, और इन वाले न्यूमेरिकल पे एक बार नज़र मार लेना। ठीक है, इसके आगे के जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो अपन कल चालू करते हैं। 2-3 और करवाएंगे अभी सवाल इसके। ठीक है, फॉर्मूले बार बार यही लिखने हैं, फॉर्मूले तो यही है। ठीक है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो करवाने पड़ेंगे।
ठीक है। एक तो आज का वो वाला तुम्हारा कंसेप्ट कौन सा, उत्तेजित अवस्था वाला, कि जैसे मान लो दूसरा उत्तेजन है तो मतलब इसका क्या है, दूसरा उत्तेजन का मतलब है तीसरी कक्षा, चौथे उत्तेजन का मतलब पाँचवीं कक्षा, वो एक सीख लेना। और एक ये आयन ऊर्जा वाला सीख लेना, ये बहुत आते हैं, समझ गया। बाकी मिलते हैं अपन बाद में। और जिनकी फ़ीस जमा नहीं है फ़ीस जमा करो यार, काफ़ी लोगों की फ़ीस सबमिट नहीं है, फ़ीस सबमिट करो अपनी अपनी। नाम लेना हम सही नहीं समझ रहे अभी, समझ गया ना बात को। अपनी अपनी फ़ीस जमा कर दो कायदे से। लड़कियों में बहुत लोगों की फ़ीस जमा नहीं, और लड़कों में भी जमा करो अपनी अपनी।